अवान फहमो अदरा खुद दारब बाक। मैं हूं मलिक जुबैर वान, आप देख रहे हैं पैट्रियट्स इनकाउंटर। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो सब कुछ दिया है जिसकी किसी भी कौम को खुशहाली और तरक्की के लिए ज़रूरत होती है। हमारे पास पूरे एशियाई बरआज़म में बेहतरीन जोग्राफिया है, हमारे पास तमाम मौसम है, हमारे पास हर किस्म के मनाजिर हैं, हमारे पास बुलंद तरीन पहाड़, ज़रखेज़ ज़रई मैदान, दरिया, सहरा और दुनिया की मसरूफ़ तरीन समुद्री तजारती रस्तों के साथ साथ वसी साइली पट्टियाँ हैं। पाकिस्तान के पास पैसा कमाने और हमारी मैशियत को मजबूत करने के बेपनाह वसाइल हैं। न सिर्फ हमारी ज़मीन बल्कि ज़मीन के नीचे भी बहुत ज़्यादा मदनी वसाइल मौजूद हैं। हमारी ज़मीन के नीचे सोना, तांबा, लोहा, जवाहरात, संगमरमर, तेल, गैस और दीगर बहुत सी मादनियात मौजूद हैं, जिन्हें हम हतमी शक्ल देने के बाद अगर सही तरीके से निकाल कर मार्केट में लाएं तो इससे हासिल होने वाली आमदनी इस कौम की तकदीर बदल सकती है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी और महारत की ज़रूरत है, जिसकी हमारे पास बहुत से शोबों में कमी है, जिस वजह से हमें आउटसोर्स कंपनियों को बड़ा हिस्सा देना होगा। हालात से वाज़िया होता है कि अब मैशियत असल मैदान जंग है। पाकिस्तान को संगीन माशी चैलेंजेस का सामना है। इन्हीं चैलेंजेस और हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमती हलकों ने खुद इंसारी की पॉलिसी अपना ली है। इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेर तमाम पाकिस्तान मिनरल समिट 1 अगस्त को मुनक्कद हुई, जिसमें दुनिया के बड़े सरमायाकार और मादनियात के माहिरीन ने शिरकत की। समिट में पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस समिट में पाकिस्तान में मादनियात और मिनरल्स इंडस्ट्री के शोबे में पाकिस्तान में मौजूद खरबों डॉलर का पोटेंशियल दुनिया के सामने रखा गया। खासतौर पर पाकिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर जहाँ दुनिया को हैरान कर रहे हैं, वहीं पर अल्लाह के फजलो करम से रैकेट के बाद शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके तताखेल में मोहम्मद खेल कॉपर मंसूबा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कॉपर माइनिंग मंसूबा बनकर उभरा है, जो दुनिया को बेहतरीन तांबा पैदा करके दे रहा है। FWO का मुत्तहद अदारा मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मंसूबे पर काम कर रहा है। इस इलाके में कायम प्लांट में ही यहाँ से हासिल होने वाले खाम माल प्रोसेस हो रहा है, जिससे तांबे के पैदावार में मजीद इजाफा हो रहा है। इस मंसूबे से 22,000 टन तांबा तैयार करके दुनिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 6 ट्रिलियन मालियत के तांबे समेत दीगर मादनियात मौजूद हैं, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और भारी सरमाया दरकार है। इसके लिए गैर मुल्की सरमायाकारी अपना एक अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान सोने के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क, तांबे के ज़खायर रखने वाला 13वां, कोयले का दूसरा, जबकि नमक के ज़खायर रखने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। ज़राए के मुताबिक GCC ममालिक समेत दुनिया के दीगर ममालिक के बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में मादनियात और मिनरल इंडस्ट्री के शोबे में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान के मदनी वसाइल के ऊपर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्रिगेडियर आसिफ हारून, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद अजरुल सलाम, और हमें वेब लिंक से ज्वाइन करेंगी आइमा मेहदी। जैसे मैंने बात की है इसकी माशी इस्तेकाम की, पाकिस्तान में मैं अजहर साहब से पूछूंगा, ताजिर बरादरी जिसकी नुमाइंदगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद करती है, पाकिस्तान में कानकुनी की सनत की तरक्की और तरक्की में किस तरह किरदार अदा करेगी? क्या मुल्की मैशियत पर कानकुनी के शोबे के असरात को बढ़ाने के लिए कारोबारी बरादरी की तरफ से शुरू किए गए किसी खास इक़दामात या मंसूबों को उजागर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा मलक साहब आपने अभी फरमाया कि कानकुनी के शोबे में इस्लामाबाद चैम्बर या दूसरे चैम्बर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, या हम मिनरल डेवलपमेंट के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। देखें, ये मिनरल डेवलपमेंट या कानकुनी की एक सनत बड़ी एक ऐसी सनत है जिसको कि पाकिस्तान में निगलेक्ट किया गया है हमेशा से ना, क्योंकि इस पे ये उसकी रीज़न वो ये थी कि अल्लाह ने हमें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि अगर हम उनको एक्सप्लोर कर लें या हम उनको निकाल के उनसे अपना फ़ायदा जो एक कौमें ले रही हैं हम भी वैसा ही फ़ायदा ले लें, तो इससे हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे आप पूछ रहे थे कि मिनरल को हम क्यों नहीं निकाल सके या कैसे नहीं कर सके, जैसे ब्रिगेडियर साहब से आप पूछ रहे थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मिनरल्स थे ऐसे एरियाज़ में थे जो कि मैं उसे कहूँगा कि दूसरे तो कहेंगे कि वो इंसर्जेंसी वाले एरिया थे, मैं उसे कहूँगा कि दैट वाज नेगलेक्टेड एरियाज़, जहाँ हमें अपने लोगों का ख्याल करके, ख़ास तौर पे जनूबी वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान या दूसरा ऐसे GB या और जैसे एरियाज़ हैं, जैसे रिमोट एरिया ऑफ पंजाब, वहाँ मिनरल्स, रब ने इतनी मिनरल्स दी हुई हैं।
एक्चुअली मिनरल्स जो जिन जिन मुल्कों में भी या जहां भी मिनरल एक्सप्लोरेशन सुकून से हो रही है ना, वहां एक मॉडल सबसे ज्यादा काम कर रहा है। वो मॉडल है कि आपने अपने एरिया के लोगों का भी ख्याल करना है जहां से मिनरल्स निकल रहे हैं, और उससे ज्यादा ख्याल आपने जो बंदा वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोग एरिया के लोगों ने उसकी इन्वेस्टमेंट का भी ख्याल करना है। अब जब तक ये मॉडल नहीं चलेगा ना, तो कहीं भी आप सुकून से एक्सप्लोरेशन या वो नहीं कर सकेंगे। हमारी बदकिस्मती ये हुई कि जो उस एरिया के लोग थे, उन्होंने उसके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जिसने आके वहां पैसा लगाया, जी बात। और जिसने पैसा लगा के ताकत से उसने वहां काम कर लिया, उसने उस एरिया का ख्याल नहीं रखा कि यार मैं तो डेवलप हो रहा हूं, मेरे साथ ये एरिया भी डेवलप होगा तो फिर हम आगे जाएंगे ना। तो मैं यही आपसे जो बात आप अभी ब्रिगेडियर साहब से कर रहे थे, तो यही हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है ना, इन्होंने प्रोटेक्शन देनी है उस एरिया को, और उन्हीं ने साथ मिलके उस इन्वेस्टर के वहाँ के लोगों का के जो जायज़ हकूक़ है उनका भी ख्याल करना है। ये तो हो गई कि हम किस तरह इस एरिया पे को जाके वहाँ से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। फिर जहाँ तक चैम्बर का ताल्लुक है, हम जब अपने डेलीगेशन दूसरे मुल्कों में लेके जाते हैं तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मार्बल इंडस्ट्री के लोग होते हैं, मिनरल इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जो वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को वहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वहाँ के लोग बिजनेसमैन के साथ वो लिजान करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ़ख्र से कहता हूँ कि हम पिछले साल अज़रबैजान गए। वहाँ हमने वहाँ की गवर्नमेंट के तकरीबन हमारा मोर देन 100 लोगों का डेलीगेशन था, और जिसमें हमारे तकरीबन कोई और नहीं तो 15 लोग जो थे वो मार्बल के इंडस्ट्री से थे। और वहाँ की गवर्नमेंट से हमने जब रिक्वेस्ट की तो वहाँ उस गवर्नमेंट ने चावल को, राइस के लिए हमें वहाँ ड्यूटी फ्री कर दिया, और सेकंड उन्होंने हमें जब हम रिक्वेस्ट करके आए तो 1 महीने के बाद उनके एम्बेसडर हमारे पास आए चैम्बर में, और उन्होंने आके हमें खुशखबरी सुनाई कि मैंने वहाँ अप्रूवल ले ली है कि आपका मार्बल अगर वहाँ आता है वो स्टोरेज हम उसको प्रोवाइड करेंगे वेरी मिनिमम कॉस्ट। यानी आप पहले अगर नहीं भी अपनी प्रोडक्ट किसी के साथ डील कर सकते, आप वहाँ आके अपना स्टोर बनाएं, स्टोरेज हम आपको मिनिमम कॉस्ट पे करके देंगे। दैट वाज तो ये इसी तरह के इकदाम आप लोगों ने कोई स्पेशल इनिशिएटिव लिए हैं, कोई स्पेशल काउंसिल बनाई हो जो माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करेगी, या इस तरह कुछ? एक्चुअली ये होता है कि हमारी मुख्तलिफ कमेटीज बनती हैं, उसमें हमारी माइनिंग की कमेटी है, ठीक है, उनके जो कन्वीनर है वो हमारे माइनिंग इंडस्ट्री से हैं। इसी तरह वो अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं, और हम फिर मिनरल माइनिंग डिपार्टमेंट से भी हमारा लिहाज़ान रहता है, उनके साथ भी हम जाते हैं। और फिर हम लोग भी खुद भी, जाहिर है अभी नेक्स्ट जो आ रहा है फेज़ जो मैं देख रहा हूँ कि हमें जब तक हम माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, जब तक अल्लाह ने हमें इस धरती को जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, अगर हम उन पे काम नहीं करेंगे और उनको नहीं निकाल के, अल्लाह ने तो हमें मालो माल किया, हमारे कदमों के नीचे जो है उसने खजाने दफनाए हुए हैं, हम नहीं निकाल पा रहे। लेकिन वो मैंने मलक साहब, क्योंकि मैंने कुछ जगह पे काम किया है, ठीक है, यानी तो मैं वहाँ आपको प्रॉब्लम वही मैंने जो आपको बताया है कि जो लोकल लोग हैं ना, वो बात वही है कि जो हर बंदा चाहता है कि मैं हिस्सा ज़्यादा ले लूँ, लेकिन जब तक दोनों तरफ से विन विन पोजीशन नहीं आएगी, लोकल लोगों का भी ख्याल नहीं रखा जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो साथ खड़ी हुई हैं, इसमें बिजनेसमैन के साथ खड़ी हुई है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई है, वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगी, वो आप लोगों को एक मुनासिब एनवायरनमेंट है वो भी आप लोगों को जो है लेके देगी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इस टाइम बिजनेस कम्युनिटी के अंदर क्या विल है? और फिर सबसे बड़ी बात जो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि यहाँ पे हम सारे एक दूसरे को जो है वो ड्रैग करने के उसमें होते हैं कि यार हम लोग किस तरीके से इससे आगे निकल जाए, इसको काउंटर किस तरह किया जाएगा और ताकि हम लोग वाकई हकीकी तरक्की की तरफ जो है वो गामजन हो सके? देखिए, बात वही फिर मैं कहूँगा कि हमारा प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं, जाहिर है डिफरेंट डिपार्टमेंट में हर जगह, लेकिन हम वही करते हैं कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि जी ये तो अल्लाह का असूल भी है कि जब लोग मिल के काम करते हैं ना तो उसमें अल्लाह बरकत डाल देता है।
اور اس میں اور اس مل کے کام کرنے میں اگر ہم سب کو اس کا جو جائز حصہ ہے نا وہ ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا. لیکن اگر وہی ہوگا کہ یار یہ مجھے اپرچونٹی ملی ہے, میں اس کو زیادہ لے لوں, دوسرے کو میں کم دوں, تو پھر نہ وہ کام چلتا ہے, نہ ہماری ایکسپلوریشن ہوگی, نہ ہماری مائننگ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے ون ون پوزیشن پہ جا کے ایریا کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. جو انویسٹر جا رہا ہے اس کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے, کیونکہ اگر اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا وہ وہاں سے اس کو پروفٹ نظر نہیں آئے گا. اور اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو اس ایریا کی مینجمنٹ ہے, اگر وہ ان کے ساتھ مل کے نہیں چلے گی, وہ ان کو تحفظ نہیں دے گی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے, تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ سرمایہ کاری کو اور مارکیٹ تک رسائی کے حوالے سے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس میں آپ لوگ ان چیلنجز سے کیسے نپٹتے ہیں؟ کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ اپنے جو آپ لوگوں کے چیمبر کے ہوتے ہیں, باقی بزنس کمیونٹی ہوتی ہے, ان کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ ایک ایزی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں ان سے کام کروانا کتنا مشکل ہے, اور یہاں ایک عجیب سی انوائرمنٹ بن گئی ہے کہ جو بندہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس سب کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اے انویسٹر ہے, اس سے تو پیسہ نکال لو نا. پچھلے مہینے ہم نے اسکردو میں ٹورزم سمٹ کی. میں وہاں گیا, وہاں میں نے جا کے خود دیکھا کہ کیا کیا اپرچونٹیز وہاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ گئے 100 لوگ ہم لوگ گئے, تو وہاں میں 2 دن اور زیادہ رکا جسٹ ٹو فائنڈ دا اپرچونٹیز فار انویسٹرز, اور میں اپنے لیے بھی وہاں گیا اپرچونٹی دیکھنے کے لیے. لیکن آج میں یہاں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں وہاں جو پہلے انویسٹر جو آلریڈی وہاں انویسٹ کر رہے ہیں, جب میں ان لوگوں سے ملا تو ہماری جو مینجمنٹ تھی آف دیٹ ایریا وہی ان کو کام نہیں کرنے دیتی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹر آیا ہوا ہے, یہ بتاؤ کہ ہمارا حصہ کتنا دو گے. سر دیکھیے, جب ان چیزوں سے بیسک ہے کہ ہمارے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 42 ڈپارٹمنٹس ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, جو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بدقسمتی سے شاید کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے تو وہ 20 سے 30 ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ منتھلی دے رہا ہوتا ہے, سم سارٹ آف برائبس کر رہا ہوتا ہے, سم سارٹ آف یہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بریگیڈیئر وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے جب اس کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے, تو جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ریل شریف صاحب کی گارنٹی جو ہے وہ چائنا کو دی گی, تو کیوں یہ اب ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح ملٹری کی جو ان کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے انویسٹرز کو, اس کے لیے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اور اچھا, بات وہی ہے کہ جو انویسٹر جب آتا ہے نا, کہیں بھی آتا ہے, تو وہ صرف اس جگہ آئے گا جہاں اس کو سکون ملے گا, اس کو اپنے تحفظ کا احساس ہوگا کہ یار میں جو انویسٹمنٹ جہاں کر رہا ہوں, میں 1 روپیہ بھی لگا رہا ہوں تو میرا 1 روپیہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ریکوڈیک کی, تو مجھے ابھی یاد ہے کہ 2014-15 میں ہم نے وہاں ایک پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے وہاں جس طرح دوسرے کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اوکے ہم ریکوڈیک پہ کام کرتے ہیں, اور وہاں انہوں نے کروڑوں روپے انویسٹ کیا, لیکن بعد میں کس وجہ سے وہ پروجیکٹ زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ بات وہی ہے کہ سیکورٹی. اور میرا یہ ایک آج میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے سی پیک کا ایک ڈیولپ کیا کہ سیکورٹی ڈویژن اپنا علیحدہ ڈیولپ کیا, اسی طرح وائی ناٹ ہم ان ایریاز میں جو کہ پرابلمٹک ایریاز ہیں, اور یہ ہیں, اور یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمارے منرلز جہاں ہوں گے وہاں پرابلمٹک ایریا ہوں گے, تو کیوں نہیں ہم ایسی ایک اپنی ڈویژن ایک نہیں بناتے کہ دیٹ ول بی اونلی فار دوز پرابلمٹک ایریاز جہاں کے ہمارے منرل ہوں گے. ایسی کوئی ہم ڈویژن بناتے ہیں, جو سے بہتر نہیں ہم لوگ تھوڑا سا ترامیم کر لیں قانون کے اندر. نہیں, قانون کے اندر آپ جو مرضی ترامیم کر لیں گے, جو انسرجنسی والے ایریاز ہیں ان کو نمٹنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. مجھے پچھلے دنوں جان کے یہ خوشی ہوئی کہ کچھ ایریاز ہمارے بلوچستان کے ہیں جہاں کول بہت اچھا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہاں بہت عرصہ کول نکالنے نہیں دیا گیا ڈیو ٹو واٹ ایور ریزن, لیکن الحمدللہ ابھی وہاں ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے, اور وہاں کول نکل رہا ہے, اور کول وہاں کی اس کی جو کول کی کوالٹی ہے ہمارے لاکھڑا کول مائنز دوسرے کول مائنز جو ہیں ان سے بہت اچھی ہے, اور
उससे वहाँ के लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, लेबर भी फ़ायदा उठा रही है, ठीक है, और मुल्क भी उससे फ़ायदा उठा रहा है। तो इसी तरह जितने भी एरियाज़ हैं या जो भी मिनरल्स हैं, अब मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये अपना रेकोडेक में हमारा 1600 बिलियन टन का कॉपर एंड गोल्ड है। आप देखें ये थोड़ा नहीं है, अल्लाह ने हमें एक ही जगह इतना कुछ दे दिया है कि अगर हम वहां से निकालें तो हमारी किस्मत बदल 6.1 सकती है। ट्रिलियन का कह रहे हैं कि 6.1 ट्रिलियन, और तीन अगर देखा जाए तो अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, उनकी वर्थ नहीं है इतनी कि 6.1 ट्रिलियन। आयरन और हमारे पास आयरन और 1.427 बिलियन टन हमारे पास आयरन और है, जिसमें से हमारा ये काला बाग और चनियोट वगैरह के एरिया में भी है। लेकिन हम बात वही है कि हमें सर पटवार में सर फिर आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद के पटवार भी है जी, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे बेशुमार मादनियात, फिर आपके कोल आपके पास इतना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें माला माल किया, हमारे अंदर वेल नहीं है। थर, लाखड़ा कोल माइंस और ये सारा एरिया, थर में आपके अल्लाह ने आपको कितना कोल दिया है, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हम उसको ये फिर यहाँ ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स पावर में है वो इंडिविजुअल ज़्यादा ले जाते हैं। लेकिन जब तक हम इस चीज़ को नहीं सोचेंगे कि यार मेरे मुल्क को इससे क्या फ़ायदा होगा, बात यह है कि यहाँ आपने ख़ानदान तो सब अमीर होते देखे, यही बात है, ठीक है, लोग तो अमीर होते आपने देखे, एलीट को हमने अमीर होकर देखा, बाकी हम लोगों ने हर कुछ सर नहीं, सब बहुत सारे लोग अमीर हुए हैं इस मुल्क में, अल्लाह का करम रहा है। लेकिन ये कौम पाकिस्तान क्यों नहीं अमीर हुआ? आपने इस चीज पे हमें गौर करना है कि क्या सर ये तो फिर पूरा एक फिनोमेना है ना कि जो अमीर हुआ है वो किस तरह अमीर हुआ है, आपको भी पता है, इलीगल वेज को अडॉप्ट करके फाइलों के नीचे पहिए लगा के इस कल्चर को तो हमने खत्म करना है। अगर जब तक हम इस कल्चर को खत्म नहीं करेंगे सर, तब तक हम लोग जो है वो ऊपर नहीं आ सकेंगे। मतलब कि एक आम यूथ होगी, मतलब कि एक आम नौजवान हो गया, एक आम घर का जो इंसान हो गया, वो कैसे इन चीजों को फेस करेगा? इसी की पाकिस्तान को जो जोंकों ने जो इसको जोंकें इसको चिमटी हुई है ना, मैं वो कहूँगा कि उनसे हमें लड़ने की, उनसे हमें जान छुड़वाने की ज़रूरत है। और उनसे जान कैसे छुड़वाई जा सकती है ये नहीं पता, और ये मुझे लग भी नहीं रहा कि हम अगले सालों में उनसे जान भी छुड़वा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हालात आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। इसके पीछे सिर्फ माशी तरक्की का एक राज नहीं छुपा हुआ, तब भी इन जोंकों से जो है हमारी जान छूटेगी। और ये जितनी भी लेकिन वो जो जोंके हैं वो आपको तरक्की होने नहीं देंगी ना। आप देख लेना, क्या हमारे जो फैमिलीज हैं जो आई तकरीबन 85 के बाद, जितनी भी फैमिलीज आपकी सियासत में आई हैं, क्या ये सब ने ग्रो नहीं किया? मैं जब भी मुझे हमारे चैम्बर में आते हैं ये पॉलिटिशियन, मैं उनसे ये सवाल, मैंने कहा यार आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, नो डाउट, पाकिस्तानी प्लानिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडिविजुअली लोग यहाँ ग्रो कर रहे हैं, आप लोगों ने सब ने ग्रो किया, पाकिस्तान ने ग्रो क्यों नहीं किया? क्या हमने इस पे आज तक इस पे सोचा? इसका मतलब क्यों है नहीं ग्रो किया? इसका मतलब है कि हम सभी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सादार हैं, कि हर बंदा अपॉर्चुनिटिस्ट बन गया, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिली उसने कहा जी चले मैं तो जाता हूं, बाकी जाए भाड़ में। और सबसे ज्यादा इसमें यह है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो यानी हमारे सेक्रेटरीज जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के, आप देखें ये कैसे हो सकता है कि आपकी नेशनलिटियां दो कैसे हो सकती हैं? क्या आप दो जगह लॉयल हो सकते हैं? मुझे बता दें बस। इन पे अमल करने की जरूरत है ना, इनको तो आपको हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत आपको अमल करने की जरूरत है। अगर आप अमल नहीं करेंगे फिर तो मतलब कि आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। सर जब आप किसी को 2 मौके प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्यों नहीं अवेल करेगा? जब मुझे पता है कि यार मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, ठीक है, मैंने किसी और जगह नहीं जाना, तो मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूंगा ना। जब मुझे एक लीवरेज मिल जाएगी कि ओके यार मुझे यहाँ बुरा वक्त भी आता है तो मैं यार वहां चला जाऊंगा, मेरा वहां भी एसेट है, तो सर मुझे इस बुरे वक्त की स्ट्रगल, बुरे वक्त से मैं फाइट क्यों करूंगा? ये बता दें मुझे। इंसानी नेचर है ना जी ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताएं, क्या इंसानी ये नेचर ये नहीं है कि ये इंसानी मांगती है? वो कैसे फाइट? यहां तो हमें अपने लिए फाइट करनी है, अपनी अगली नस्लों के लिए फाइट करनी है। जब तक हम फाइट नहीं करेंगे, हम बहरहाल मैं तो यही समझता हूं कि हम आगे नहीं जा सकेंगे। इसमें हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें अच्छा
बात वही है कि हम नेशनल कुर्बानी देते हैं, इंडिविजुअल कुर्बानी कौन दे रहा है यहां बताएं, किसने दी है? क्या किसी बड़े सियासतदान या किसी बड़े जर्नैल ने या किसी ने दी है आज तक? यही कहते हैं मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन पिर्क्स एंड प्रिविलेज सबकी चल रही हैं है? और वजन आ रहा है सिर्फ नीचे वाले तबके पे। जब तक आप अपने देखें, जो अल्लाह के नबी ने रियासत बनाई, जो 30 साल खिलाफत चली, उसमें सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखा गया? निचले तबके को उनके हकूक का ख्याल रखा गया ना। तो हजरत उमर के जो कानून जो दुनिया में पढ़ाए जाते हैं वो क्या है, हम समझ लें। दुनिया तो समझ गई है, स्कैंडिनेवियन कंट्री हम समझेंगे नहीं ना, हमें समझाना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। आपको पता है मतलब कि हम लोग किस तरह के हैं, हम लोग को पता है कि हमें समझाना। अजहर साहब ये बताएं कि जो ये माइनिंग इंडस्ट्री है, इसके असरात आप किस तरह देख रहे हैं कि अब मज़ीद तरक्की के इम्कानात इसमें मौजूद है? और दूसरा ये बताइएगा कि मकामी और बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारों के लिए जो माइनिंग इंडस्ट्री है, इसमें किस तरह वो जो है वो मौके फराम आप लोग करेंगे, और वो किस तरह इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर कोई आम बंदा इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो? देखें, हमारे पास जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, या हमारे पास, मैं एक सिंपल सी मिसाल ले रहा हूँ, दो चीज़ों की मिसाल में, जो कि यानी हमें इससे ज़्यादा हमारे पास महंगे रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं यहाँ पिंक साल्ट की मिसाल में सबसे पहले लेता हूँ। ठीक है, पिंक साल्ट हम जिस तरह निकाल रहे हैं और हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, तो मेरा यह है कि इसमें लोगों को, इन्वेस्टर्स को डाला जाए, लेटेस्ट मशीनरी लगाई जाए, और इसमें अपनी पॉलिसीज हम चेंज करेंगे। हम पॉलिसीज में ये लिख दिया जाए कि यार हमने फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो हमने एक्सपोर्ट करनी है, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट को यहाँ एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाने के लिए यहाँ हमें फैक्ट्रीज लगानी है, जो भी मशीनरी लानी पड़ती है, हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को फैसिलिटेट करे। और बात वही है कि जब हम अपने किसी रिसोर्सेज से मैं ही फायदा नहीं उठाना चाहूंगा तो दुनिया उठा रही है ना। इस पिंक साल को दुनिया बेच रही है ना, इंडिया भी इसको बेच रहा है और मुल्क भी बेच रहे हैं, यहाँ से राह ले जाते हैं और वहाँ जाके बेचते हैं, फाइन प्रोडक्ट बना के डॉलर्स में बेचते हैं। हम यहाँ किस सस्ते में दे रहे हैं, सबसे पहले ये। फिर हम मार्बल है हमारा, ठीक है, मार्बल में भी यही है कि हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं बाहर, अगर भेज रहे हैं तो क्यों ना, यही बात है, क्यों नहीं कि हम एक फिनिश प्रोडक्ट भेजते, ठीक है, और उसके लिए हम लोगों को फैसिलिटेट करें। यहाँ ये सब फैसिलिटेशन एक्चुअली गवर्नमेंट का काम है, लोगों ने तो पैसा लगाना है और उस पे, लेकिन फैसिलिटेशन जो है कि मशीनरी हमने मंगवानी है, उसके लिए अगर कोई कर्जा चाहिए किसी को तो उसको कर्जा दें, क्योंकि एट द एंड जो प्रोडक्ट, जो चीजों को सिंपल होना चाहिए, और एट द एंड जो फिनिश प्रोडक्ट जाएगी ना, वो जितना पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा करेगी, तो रॉ मटेरियल से तो इजाफा नहीं होता ना। हम उठते हैं, हमारा सारा यहाँ से अगर कोई हम कुछ निकाल भी रहे हैं तो हमारा रॉ मटेरियल जा रहा है। जैसे हमारे जो पर्ल्स हैं तो वो भी तो सारे रॉ में जा रहे हैं, क्या हम उसको फिनिश प्रोडक्ट पे नहीं ले जा सकते? जो प्रोजेक्ट पे भी लेके आए हैं ना जी, हम लोग शुमाली बलूचिस्तान के इलाके दत्ता खेल में, वहां पे हम लोगों ने लगाया एक सतह तो कर दी है 2016 से तो इसकी। लेकिन ये बहुत, देखें, एक या दो मिसालें पूरे मुल्क के लिए कोई मिसालें नहीं होती ना, हमें इसके वार फुट में जाके काम करना है। ओके यार, हमने अपने मुल्क को ठीक करना है, सबसे पहले तो जी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करते रहें, आप नुकसान ही करेंगे, इस मुल्क का फायदा नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस उसूल पे जाएं, फिर जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उससे लिखवाएं कि यार तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल भी है कि नहीं, या तू इसको कल को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देगा। मैं चाहूंगा आप फाइनल कमेंट करें, इसके बाद ब्रिगेडियर साहब से कमेंट लूंगा फाइनल जी साहब। तो मैं इसमें यही है, मैं रियली, और अगर कोई आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत को कोई अगर तजवीज़ देना चाहें, या देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये तजवीज़ भी देना चाहूँगा कि यार हमारे मुल्क में इतने अल्लाह ने हमें मिनरल्स या
दूसरी की इतनी हमें चीज़ें अल्लाह ने दी हैं मिनरल्स की, डिफरेंट मिनरल्स की सूरत में, कि हम उससे फ़ायदा उठा लें। जापान है, जापान के पास कोई चीज़ अल्लाह ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने मुल्क को आगे लेके गए। तो हमारे पास तो अल्लाह ने रिसोर्सेज ही बहुत दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ना हमने कभी राइट पर्सन पर फॉर राइट जॉब किया, और फिर हमने सॉरी टू से पहले हम तबाह करते हैं किसी चीज़ को, फिर हम उसको ठीक करने के लिए चले जाते हैं। हमने अपनी ज़रात को तबाह किया, कैसे किया कि हमने वहाँ आप पर उम्मीद है हम राइट आप एरिया पर हमने उम्मीद है। छोड़ दिया। उस मैं आपको वो केस बता रहा हूँ ना, कि जैसे ज़रात को तबाह किया गया, राइट क्रॉप फॉर राइट एरिया थी, मुद्दतों से चल रही थी, अल्लाह ने हर जगह के पे कोई क्रॉप रखी है जहाँ चलनी है। हमने उठे, हमने कपास की जगह गन्ना लगा दिया, ठीक है, और हमने इस मुल्क से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। वो भी तो फिर उन्हीं की साजिश है जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। उसके सारी ज़राअत सेक्टर के अंदर भी तो पूरी एक वो तो है ही है ना। ये अपनी जगह साजिश कौन का, उसका हिस्सादार कौन है? हम लोग हैं, और तो कोई बहस नहीं। मसला ये है ना कि यहाँ पे सजा और जजा का कानून नहीं है। अगर सजा दी जाए तो फिर नहीं होगा ना, वरना अगर इस तरह ज़राअत के पीछे जाया जाए तो फिर हमारी वो ज़मीनें क्यों अजनास पैदा नहीं कर रही? उसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने फर्टिलाइजर मंगवाई? वो कौन लोग थे जिन्होंने जो है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करवाए? तो पीछे वो सारे कसूरवार होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट सेट है कि हम कभी भी जो है सजा और जजा की तरफ नहीं जाएंगे। देखें, अगर आप ठीक कह रहे हैं जी ज़राअत, क्या आपने ये देखा कि जो किसान बेचारा है उसको पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आपने वो तो नहीं देखा। यही बात। क्या हम इसी जमीन से 50 मन एकड़ ले रहे थे ना गंदम, वो हमारी यील्ड क्यों 28 या 20 पे आई? उसकी रीजंस है ना, आप रीजन तलाश करें ना। आप उठते हैं, रीजंस को छोड़ देते हैं, कहते हैं ले यार तू है काम ठीक कर ला यार। आपका काम नहीं है, सॉरी टू से, हर काम आप नहीं ठीक कर सकते। यही बात है, सही है। जिसका काम है उसी का राइट पर्सन फॉर राइट जॉब कर लो इस मुल्क में। जब तक आप ये नहीं करोगे, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा कि फाइनल कमेंट भी करें, और उसके बाद जो है वो ये भी काइंडली आपके साथ अजहर भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि यार राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जी, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले जो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पे जो है उन्होंने मेरा साथ दिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान की कानूनी की सनत और मुल्की मैशियत पर इसके गहरे असरात के बारे में बात की। हमने कीमती मादनियात के बारे में जाना जो हमारी ज़मीन के नीचे मौजूद हैं, जो हमारी खुशहाली के लिए तलाश करने और इस्तेमाल किए जाने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के साथ अपनी बातचीत के ज़रिए हमने इस अहम शोबे की अहमियत और फ़रोग़ में फ़ौज, कारोबारी बरादरी, माहिरीन इक़्तिसादियात की मुश्तरका कोशिशों को दरियाफ़्त किया, जिसके बाद ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इनकी लगन और विजन ने पायदार तरक्की, रोज़गार की तख्लीक और इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार की है। ये देखना खुश आइंद है कि किस तरह कानूनी की सनत सिर्फ माशी दौलत का ज़रिया नहीं, बल्कि तकनीकी तरक्की और इख्तराई तरीक़ों के लिए एक लॉन्च पैड का भी किरदार अदा कर रही है। ज़िम्मेदार कानूनी के तरीक़ों को अपना कर हम अपने माहौल की हिफाजत कर सकते हैं और आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बना सकते हैं। आइए आज ये अज़म कर लें कि एक कौम होने के नाते इत्तेहाद, ताउन और पायदार तरक्की के जज्बे को फ़रोग़ देते रहेंगे। मिलकर ही हम पाकिस्तान की कानूनी की सनत की हकीकी सलाहियत को बरूए कार ला सकते हैं और सबके लिए खुशहाल तरक्की पजीर मुल्क बना सकते हैं। आइए याद रखें कि हाथ से काम करने से हम पाकिस्तान के लिए एक बेहतर कल तश्कील दे सकते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया, और याद रखें अज़म और इत्तेहाद के साथ इम्कानात लामहदूद हैं। अलविदा, और अगली बार फिर किसी और टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका होस्ट वलीद ज़ुबैरवान आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।